वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आज हम आपके लिए एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, जितने भी ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें जीव जगत साइंस से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, आज हम इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू लेके आए हैं। हम बायोलॉजी को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम केमिस्ट्री फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको जीव जगत क्या है, इससे रिलेटिव उस क्यों से परिभाषित, इसके परिभाषित गुण क्या है, इसके परिभाषित गुण क्या नहीं है, प्रजनन, वृद्धि, उपापचय, मैंने इसके बारे में आपको इससे रिलेटिव ऑब्जेक्टिव भी क्लियर किए थे। और अब मैं आपके साथ अध्याय सेकंड हमारे पास है, जो कि जीव जगत का वर्गीकरण है। इससे रिलेटिव मैं आपको एमसीक्यू लेके आई, जिसमें कवक, जो कि कवक किंगडम से रिलेटिव है ना, एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने स्पेशली कवक किंगडम से रिलेटिव, कवक क्या है, कवक कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा कवक हानिकारक होता है, कौन से अच्छे होते हैं, इससे रिलेटिव कुछ हमारे पास 20 एमसीक्यू है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखो हमारे पास, मैं आपको सबसे पहले जीव जगत के वर्गीकरण को क्लियर कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जीव जगत के वर्गीकरण को क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा जीव जगत। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो, जीव जगत, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है बट आप बातों को सुन लीजिएगा। देखो, सबसे पहले जीव जगत का वर्गीकरण ये याद रखिएगा कि किसने किया था, वो भी 5 जगत प्रणाली में। तो उसका सही आंसर रहेगा हमारे पास, हमारा आंसर रहेगा इसमें 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, विटेकर ने किया था। ठीक है, WH करके विटेकर थे, इन्होंने किया था। जिसमें देखो सबसे पहले रखा गया है मोनेरा जगत। ठीक है, किंगडम को ही जगत कहा जाता है, क्लियर है। सेकंड में रखा गया है प्रोटिस्टा एंड थर्ड पे रखा है, देखो कवक को फंजाई भी कहते हैं, तो हमने यहाँ पे रखा है फंजाई जगत। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में प्लांटे, जिसमें पेड़ पौधों को रखा गया है। फिफ्थ हमारे पास है एक एनिमेलिया किंगडम्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, सभी जीवित सजीव लोग आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास छठवां एक रहेगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वायरस और विरोइड तथा लाइकेन। इसे जीव जगत में नहीं रखा गया है, वर्गीकरण के 5 जगतों में नहीं रखा गया है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो आज हम आपके लिए कवक से रिलेटिव एमसीक्यू लेके आए। यदि आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखो, अब मैं आपको बताती हूँ मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत, उसके बाद है कवक मैं मोनेरा और प्रोटिस्टा के एमसीक्यू में इसके बाद लेके आऊँगी। सबसे पहले हम कवक क्लियर करते हैं। तो याद रखिएगा कवक कैसे होते हैं। कवक के बारे में बात करें तो कवक हमेशा परपोषी जीवों की फंजाई का जीव जगत के विशेष अद्भुत स्थान होते हैं। इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। आपने कभी नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक को भी देखा होगा। सामान्य छत्रक जैसे कि मशरूम, याद रखिएगा छत्रक ही मशरूम होता है। ठीक है, इसके बाद कुकुरमुत्ता, जिसे टॉड स्टूल कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉड स्टूल भी फंजाई होते हैं। सरसों की पत्तियों पर से सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिक फंजाई जैसे ईस्ट, याद रखिएगा एक ईस्ट जो होता है वो एक कोशिकीय कवक है। ठीक है, इसके बाद हमने जो रोटी और बियर बनाने में किया जाता है वो फंजाई का यूज़ भी वो होता है ईस्ट में। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। पहला प्रश्न है हमारे पास, कवक जगत, सॉरी, जैसे जैसे हम एमसीक्यू क्लियर करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको कवक कितने प्रकार के होते हैं, कवक क्या है, एक प्रश्न से आंसर से रिलेटिव मैं आपको सभी एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, कवक जगत के सदस्यों में पोषण का मुख्य तरीका क्या होता है। मैंने अभी इससे पहले बताया था कि कवक कैसे होते हैं, विषम पोषी होते हैं। ठीक है, विषम पोषी का मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, कवक विषम पोषी कैसे होते हैं, कवक अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। ये अपना भोजन कैसे खुद नहीं बनाते हैं, और क्योंकि इसमें क्या होता है, कवकों में हरे क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, क्लोरोफिल किसके कारण होता है, हरे रंग के कारण होता है, और कवक तो हरे रंग के होते ही नहीं है, इसलिए इसे विषमपोषी होते हैं। यानी वे दूसरों से तैयार भोजन को प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, दूसरों से प्राप्त भोजन को प्राप्त करते हैं। देखो, मैं आपको बता देती हूँ, जो कवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कवक के
भोजन के प्राप्ति के 3 प्रकार से भोजन को प्राप्त करते हैं और कवक होते हैं 4 प्रकार के। तो 3 प्रकार से भोजन कैसे कैसे प्राप्त करेंगे? एक तो होगा सेप्रोफाइटिंग। सेप्रोफाइटिंग का मतलब होता है, देखो सेप्रोफाइटिंग का मतलब, सेप्रोफाइटिंग इसका मतलब होता है मरे हुए जीवों से, ठीक है, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ परजीवी होते हैं जो क्या करते हैं, परजीवी का मतलब होता है जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और एक होते हैं सहजीवी, ठीक है। जो सहजीवी होते हैं वो क्या करते हैं, आपसी लाभ से, आपसी सहयोग से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। इतना क्लियर हुआ? तो इसका सही आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन भी, विषमपोषी होते हैं। क्लियर है इतना? अगला प्रश्न है हमारे पास, कवक अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था कि कवक कितने प्रकार से करते हैं अपना भोजन, 3 प्रकार से करते हैं। एक तो क्या करते हैं, सेप्रोफाइटिंग से करते हैं, सेकेंड में मैंने बताया था परजीवी से करते हैं, थर्ड बताया था सहजीवी से करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कवक अपना भोजन कैसे करते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा अवशोषण द्वारा। देखो अवशोषण का मतलब क्या होता है, इसका कवक अपने आसपास के वातावरण से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को सोखते हैं, ठीक है। इनका शरीर कैसा होता है, ये आसानी से आसपास से तरल पदार्थों को सीधे क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। क्लियर है इतना? अगला प्रश्न है हमारे पास कि मृत और सड़ रहे कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाले कवकों को क्या कहते हैं? मैंने इससे पहले बताया था कि मृत और सड़ रहे कार्बनिक पदार्थों से जो भोजन प्राप्त करते हैं वे कवक क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं, सेप्रोफाइट्स, ठीक है, सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। देखो मृतोपजीवी कवक के बारे में आपको बताऊं, एक तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, म्यूकोर, ठीक है, म्यूकोर एक ही राइजोपस, ठीक है, जो क्या करते हैं, सड़े गड़े कार्बनिक पदार्थों जैसे कि सड़ी हुई रोटी, माने मरे पत्ते हुए, इनसे पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये कवक। और ये वातावरण में सफाई में भी मदद करते हैं। याद रखिएगा कि जो होते हैं मृतोपजीवी, ये क्या करते हैं, वातावरण में अपने पोषण भी प्राप्त करते हैं, सफाई में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोजर्स की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर मतलब डेकोपोजर्स की भूमिका निभाते हैं। मैं यहाँ पे आपको स्पेलिंग लिख देती हूँ, डेकोपोस्टर। क्लियर है? अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमारा आंसर रहेगा कवक और शैवाल। याद रखिएगा कि जो लाइकेन होता है वो एक सहजीवी, मैंने बताया था कि वो एक दूसरे से संबंध से करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो कवक और शैवाल से करते हैं। लाइकेन में कवक शैवाल को आश्रय देता है, और जो शैवाल होता है वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, लाइकेन एक खास एक जैविक संगठन होता है। याद रखिएगा, एक ये जैविक संगठन होता है जिसमें क्या होता है, कवक और शैवाल, कवक और शैवाल, इन्हें क्या कहते हैं? देखो सबसे याद रखें, कवक और शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं ये। शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं। शैवाल का काम क्या होता है, जैसे इनको अपना भोजन बनाना है तो ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना लेंगे, और कवक रहने की जगह और नमी देता है। कवक का काम क्या होगा, वो रहने की जगह देगा, और दोनों मिलकर ऐसे कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह लेते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर है इतना? अगला प्रश्न है हमारे पास, उच्च पौधों की जड़ों और कवकों के बीच के सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो हमारे पास है, इसका आंसर रहेगा माइकोराइजा, ठीक है, ऑप्शन बी। माइकोराइजा के मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। देखो ये एक ऐसे सहजीवी संबंध है जो पौधों की जड़ों और कवकों के बीच बनता है, ठीक है, ये पौधों की जड़ों और कवकों के बीच बनता है। जैसे कवक मिट्टी से पानी और खनिज जड़ तक पहुंचाता है, वैसे ही पौधे कवक को कार्बनिक पोषण भी देता है, ठीक है। तो इसका आंसर सही रहेगा। जैसे कि मैंने कहा, उदाहरण के लिए पेड़ पौधों के लिए हम बहुत ज़रूरी होते हैं, विशेषकर खराब मिट्टी में, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा माइकोराइज्मा। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, छठवां, अधिकांश कवकों का शरीर किससे बना होता है? अधिकांश कवकों का शरीर हम बात करें तो कवक किससे कैसे होते हैं? याद रखिएगा, कवक हमेशा लंबे धागेनुमा जैसी इनकी संरचनाएं होती है, लंबे और धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। देखो कवक के जो शरीर होता है उसमें मौजूद सभी पतली शाखाओं को हम क्या कहेंगे, हाइफी कहते हैं। लंबी शाखाओं को क्या कहेंगे, हाइफी। जो ये हाइफी कई बार बहुत अधिक फैल जाती है, और इन्हीं से इन्हें भोजन भी प्राप्त होता है। याद रखना, हाइफी इन्हीं से इनसे भोजन भी प्राप्त होता है। और कुछ कवक जैसे कि खमीर एक अपवाद है, खमीर को रखिएगा याद, जो कि एक अपवाद है, और ये हमेशा कैसा है, एक कोशिकीय जीव है, कवक है बात करें तो, ठीक है। क्लियर है? अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कवक तंतुओं के जाल को क्या कहा जाता है? कवक जंतुओं के जाल को क्या कहा जाता है? तो जाल कवक जाल कहा जाएगा, ठीक है। देखो जब बहुत सारे हाइफी मिलकर, हाइफी मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले क्लास में, सॉरी इससे पहले वाली क्लास नहीं, इसी एमसीक्यू में बताया था कि हाइफी क्या होते हैं।
हाइपी जो कि कवक के शरीर में मौजूद लंबी पतली शाखाओं को क्या कहते हैं? हाइपी कहते हैं, लंबी पतली शाखाओं को, ठीक है। तो जाल, कवक जाल जो कि इसी कवक का शरीर बनता है और यही पोषण में मदद भी करता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, कौन सा कवक एक कोशिकीय होता है? तो बात करें एक कोशिकीय, मैंने अभी इससे पहले भी बताया था आपको एमसीक्यू में कि जो कवक जंतु, देखो इससे पहले ही देखो, एक कोशिकीय जीव कौन है? खमीर है, जो कि एक अपवाद है, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, खमीर। क्लियर है? कवक का एक ऐसा प्रकार है खमीर जो केवल एक कोशिका से बना हुआ होता है। यह रोटी उठाने, देखो रोटी को उठाने, फुलाने में, शराब बनाने में और किण्वन में काम करता है। जैसे बाकी मशरूम, पेनिसिलियम आदि क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। बस खमीर एक कोशिकीय होता है और एक कोशिकीय होने के साथ साथ ये शराब बनाने में भी हेल्प करता है, रोटी बनाने में और किण्वन में काम करता है। तो अगला प्रश्न में चलते हैं हम। कवकों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। और मैं आपसे कमेंट्स में पूछूं कि पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है, तो कमेंट्स में करके बताइएगा कि पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है। अब हमारे पास प्रश्न है, देखो काइटिन और पॉलीसैकेराइड के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कवकों की कोशिका दीवार में काइटिन पाया जाता है जो कीड़ों की बाहरी त्वचा में भी होता है। यह उन्हें मजबूती और सुरक्षा भी देता है। पौधों की दीवार में सेल्यूलोज होता है जबकि कवकों में नहीं होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, काइटिन और पॉलीसैकेराइड। अगला प्रश्न है, खमीर में प्रजनन का मुख्य कायिक तरीका क्या होता है? तो खमीर में प्रजनन का मुख्य कायिक तरीका होता है ऑप्शन बी, मुकुलन। देखो मुकुलन क्या होता है? जो कि सबसे पहले तो ये खमीर में कोशिका से एक छोटा सा उभार निकलता है, जिसे क्या कहते हैं? बड कहते हैं, ठीक है। जो धीरे धीरे बड़ा होकर नई कोशिका में बन जाता है। यह तेज गति से प्रजनन करने का एक तरीका होता है, ठीक है। जो रसोई में रोटी या ढोकला बनाते हैं हम, वो खमीर के ही यूज से होता है। अगला प्रश्न है, कि लैंगिक प्रजनन में दो युग्मकों के प्रोटोप्लाज्मिक संलयन को क्या कहा जाता है? तो प्रोटोप्लाज्मिक संलयन को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। देखो हम सबसे पहले इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब दो कोशिकाएं कैसी होती हैं? जब आपस में मिलती है तो सबसे पहले उनके अंदर का एक तरल पदार्थ, जो कि तरल पदार्थ को क्या कहा जाएगा? प्रोटोप्लाज्म कहा जाएगा, जिसका नाम दिया गया है प्लाज्मोगेमी। और यह एक लैंगिक प्रजनन का एक पहला कदम होता है। फिर सेकंड का बात करें तो इसका सही आंसर रहेगा प्लाज्मोगेमी। अगला प्रश्न है कि लैंगिक प्रजनन में नाभिकों के संलयन को क्या कहते हैं? अब नाभिकों के संलयन को क्या कहा जाएगा? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद कोशिकाओं के अंदर के मुख्य नियंत्रण केंद्र यानी नाभिक, जो कि कैसे होते हैं? आपस में मिल जाते हैं और फिर इस मिलने वाली क्रियाओं को क्या कहा जाएगा? कैरियोगेमी कहा जाएगा। यह एक लैंगिक प्रजनन का एक दूसरा कदम होता है। और पहला कदम क्या रहेगा हमारे पास? प्लाज्मोगेमी, और सेकंड रहेगा हमारे पास कैरियोगेमी। तो नाभिकों के जो अंदर जो क्रिया नियंत्रण का काम होता है वो कैरियोगेमी, और जो दो युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाएगा? जो सबसे पहले उसके अंदर एक तरल पदार्थ होगा उसे कहा जाएगा प्लाज्मोगेमी। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के कवकों में द्विकेंद्रिक प्रावस्था मतलब कि N+N पाई जाती है? तो बात करें सब, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एस्कोमाइसेटिस। और इसमें इसका राइट ये भी है बेसिडियोमाइसेटिस। देखो इसको हम आसान भाषा में समझे तो कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है, इससे पहले बताया था कि प्लाज्मोगेमी, जो कि क्या होता है? तरल पदार्थ का मिलना कवकों में। और लेकिन कैरियोगामी क्या होता है? कैरियोगेमी में क्या होता है? नाभिकों का मिलना होता है। इसमें तुरंत नहीं होता है ये प्रोसेस। इस बीच एक ऐसी अवस्था होती है जब एक ही कोशिका में दो अलग अलग नाभिक होते हैं। एक खास बात एस्कोमाइसेटिस और बेसियोमाइसेटिस में दिखती है। किस कवक वर्ग? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न है, किस कवक वर्ग का कवक जाल अपटीय और संकोशिकी होता है? अपटीय और संकोशी। तो इसका सही आंसर रहेगा फाइकोमाइसेटिस। फाइकोमाइसेटिस एक कवक का शरीर धागों जैसा होता है, जिसे क्या कहेंगे? धागों जैसा होगा तो उसे कवक जाल कहेंगे। फिर फाइटोमाइसेटिस में ये धागे बिना किसी दीवार जैसे अपटीय, जिसमें किसी भी प्रकार का दीवार ना हो, जैसे एक ही बड़ा कमरा हो जिसमें कई नाभिक तैर रहे हो, जिसे क्या कहेंगे? संकोशिकी। एक ही कमरे में बहुत सारे नाभिकों का होना समकोशिकीय, यह इनकी एक पहचान होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फाइकोमाइसेटिस। देखो कवक के 4 प्रकार होते हैं। इसमें से पहला है फाइकोमाइसेटिस, एस्कोमाइसेटिस सेकंड है, थर्ड हमारे पास है बेसिडियोमाइसेटिस एंड फोर्थ है ड्यूटेरोमाइसेटिस। तो चारों प्रकारों की अलग अलग पहचान है।
सभी में किसी में एक कोशिकीय होते हैं, किसी में बहुकोशिकीय होते हैं, कोई धागे जैसी संरचनाएं बनाते हैं, कुछ कवक। तो इन सबके नाम है इसमें। अगला प्रश्न है कि राइजोपस, जिसे क्या कहा जाएगा। मैंने इससे पहले वाले एमसीक्यू में आपको बताया था कि राइजोपस एक रोटी का फफूंद का नाम है जो कि कवक का नाम रखा गया है। किस कवक वर्ग का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर रहेगा, देखो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फाइकोमाइसेटिस। मैंने अभी बताया था आपको कि फाइकोमाइसेटिस एक धागे जैसी संरचनाएं होती है जो कि कैसे होते हैं, इसके अपपटीय होते हैं और समकोशिकीय होते हैं, मतलब कि एक ही कमरे में बहुत सारे नाभिकों का होना। अब हम बात करेंगे, इसका सही आंसर है, अगर आपके घर में रोटी पर कभी फफूंद लगी हो तो अक्सर राइजोपस होती है वो, या फाइकोमाइसेटिस वर्ग में आता है, क्योंकि इसका कवक जाल भी बिना दीवारों वाला होता है। जैसे देखो, सरसों पर जब सफेद रस्ट का रोग पैदा करने वाला कवक एल्बिगो किस वर्ग से संबंधित है। तो सरसों पर सफेद रस्ट रोग पैदा करने वाला एल्बिगो किस वर्ग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, फाइकोमाइसेटिस। इसका आंसर भी क्या है, ऑप्शन सी, फाइकोमाइसेटिस, सरसों पर सफ़ेद रस्ट का कारण। एल्बिगो एक ऐसा कवक होता है जो सरसों के पौधों पर सफ़ेद धब्बे जैसा रोग लगाता है। यह भी फाइकोमाइसेटिस ग्रुप का ही सदस्य होता है और पौधों पर परजीवी के तौर पर भी रहता है। अगला प्रश्न है, किस कवक वर्ग को थैली कवक मीन्स कि सेक फंगी कहते हैं। तो इसका सही आंसर कवक, थैली कवक किसे कहेंगे, एस्कोमाइसेटिस, जो कि सेकेंड ऑप्शन सही है। क्योंकि देखो, इसे थैली कवक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, लैंगिक बीजाणु एक थैली जैसी संरचना के अंदर बनते हैं, जिसे क्या कहेंगे, जो थैली जैसी संरचना बनेगी उसे एस्कस कहते हैं। ठीक है, इनकी एक खास ये पहचान होती है कि ये उनकी एक खास पहचान होती है कि इसमें एक थैली जैसी संरचना बीजाणु इसके अंदर होता है। अगला प्रश्न है, एस्कोमाइसेटिस में अलैंगिक बीजाणु क्या कहलाते हैं, जो कवक तंतुओं पर बाहर की तरफ बनते हैं। तो देखो, एस्कोमाइसेटिस जो कि कवक का एक प्रकार है जिसमें अलैंगिक बीजाणु क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉनिडिया कहलाते हैं। जब ये कवक बिना किसी लैंगिक प्रजनन के अपनी संख्या बढ़ाते हैं और छोटे छोटे बीजाणु बनाते हैं, जिसे क्या कहेंगे, कॉनिडिया। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा इसका, जो बीजाणु कवक के धागों के ऊपर खुले में रहते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है, एस्कोमाइसेटिस में लैंगिक बीजाणु क्या कहलाते हैं। अभी बताया था कि एस्कोमाइसेटिस में लैंगिक बीजाणु क्या कहलाते हैं, एस्कस कहलाते हैं। ठीक है, एस्कोस्पोर कहलाते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा एस्कोस्पोर। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है हमारे पास कि प्रश्न है, पेनिसिलियम्स और एस्परजिलस जो किस कवक वर्ग के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एस्कोमाइसेटिस। एस्कोमाइसेटिस, देखो पेनिसिलियम जिसे पेनिसिलिन दवाई बनती है, और एस्परजिलस जो कि अक्सर हवा में पाए जाते हैं, दोनों ही बहुत मशहूर एस्कोमाइसेटिस है। ये दोनों थैली कवक की श्रेणी में आते हैं, और थैली कवक किसे कहा जाता है, एस्कोमाइसेटिस को, जिसे सेक फंगी भी कहते हैं। ये दोनों थैली कवक की श्रेणी में आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।